हेलो, आज हम करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास का रैपिड रिवीजन। यानी कि आपका पूरा फोकस होगा इधर और हम बहुत फटाक से पूरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आपको चाहिए बेस्ट प्रो मैक्स प्लस 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 नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी के, तो वो हम आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। लिटरल बेस्ट प्रो मैक्स प्लस 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 नोट्स ये हैं जिनको आप एक्सेस कर पाएंगे हमारे वेबसाइट और ऐप दोनों से ही। तो ये आप इस वीडियो को देखने के बाद परचेज कर सकते हैं। हम सीधे रैपिड रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की हम स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को समझने के साथ। वैसे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एडिशन मतलब क्या। किसी भी टेक्स्ट का अगर आप स्टैंडर्ड वर्जन बना रहे हैं कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड वर्जन है जिसको हम एज महाभारत बताएंगे, उसको हम बोलते हैं उसका क्रिटिकल वर्जन बनाना। तो पहले क्या था, अलग अलग टेक्स्ट थे, अलग अलग जगहों पे मिलते थे, लेकिन उसका एक क्रिटिकल एडिशन बनाने के लिए 1919 में व्यास सुक्तांकर जी की एक संस्कृतिस्ट थे, इनकी लीडरशिप में एक टीम बनाई गई और इन्होंने काम किया। अलग अलग जो संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिलते थे, यानी कि इस महाभारत के अलग अलग जो वेरिएंट्स मिल रहे थे पूरे इंडिया में, उन सबको कलेक्ट किया, उन सबको स्टडी किया, वर्स बाय वर्स उनको पढ़ा और उसके जो हमें सिमिलर टेक्स्ट देखने को मिला था कि भाई ये स्टोरी है जो हर जगह पर सिमिलर बताई जा रही है, उसको पूरा इस हमारी क्रिटिकल एडिशन में डाल दिया गया। फिर जो वेरिएशंस आ रहे थे उनको भी इग्नोर नहीं किया गया, उनको भी एज अपेंडाइसेस, एज फुट नोट्स ऐड किया गया था और ये सब कंप्राइज करके टोटल 13,000 प्लस का हमारा टेक्स्ट यहाँ पे बन जाता है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट था इसको होने में 47 ईयर्स का टाइम लगा, बहुत मैसिव प्रोजेक्ट था। और ये जो पूरी डिटेल्स हैं ये आपसे पूछ ली जा सकती हैं, 3 मार्क का आंसर इससे डायरेक्टली उठ के आ जाता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। 2 चीज़ें बहुत एविडेंट हो गई थी। पहली चीज़ ये कि हमारी महाभारत के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो हर जगह पर सिमिलर ही हैं, हर वेरिएंट में हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी हमें देखने को मिलती हैं जो हर एक जगह पर चेंज हो रही होती हैं। ये हमें एविडेंस देता है कि भाई इसको डिस्कस किया जा रहा था, अलग अलग कम्युनिटीज इसको एक्सेप्ट कर रही थी, अकोमोडेट कर रही थी और डायलॉग के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू इसमें हमें पूरा वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब महाभारत थी क्या? महाभारत एक हमारी वॉर है हमारे कौरव्स और पांडव्स के बीच में, जो कि सेम फैमिली को बिलोंग करते थे, कुरुज। एक शॉर्ट में थोड़ी सी चीज बता देता हूं कि हुआ क्या था। कौरव्स के जो पापा जी थे ये अंधे थे, तो ये लीडर मतलब किंग नहीं बन सकते थे, तो पांडव्स के पापा जी को बना दिया गया था। लेकिन अब जब सक्सेशन हो रहा है तो कौरव्स बोल रहे हैं हमें राजा बनना है, लेकिन ये कैपेबल नहीं है, पांडव जिनको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे अब इनके बीच में एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो गया है। तो अब इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे सक्सेशन होता था, क्या क्या चीजें होती थी। तो पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन को हम अनफोल्ड इस चैप्टर में करने वाले हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई है कि पैट्रिलिनियल सक्सेशन होता है, यानी कि जब पेरेंट्स की डेथ होगी तो जो भी रिसोर्सेस हैं इन रूलिंग एलिट्स के केस में, जो भी थ्रोन है वो किसके पास जाएगा? जो एल्डेस्ट सन होगा उसके पास। लेकिन आप समझ ही गए होंगे ना कि सोसाइटी में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। किसी के पास बेटा ही नहीं होगा, किसी के पास भाई बेटे का कजिन के पास जा रही होगी, किसी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में फंस जाएगी सोसाइटी। तो इस चैप्टर में हम ऐसी डिटेल्स भी पढ़ रहे होंगे। एक और चीज, हम लिनिएज जब ट्रेस करते हैं तो पैट्रिनियल तरीके से डिसेंट हमारे इंडिया में ट्रेस किया जाता है, जिसको हम पैट्रिलिनी बुलाते हैं। यानी कि इन फैमिलीज को पढ़ते समय हम एक बेटे की बात कर रहे हैं, उसके पापा की, उसके पापा की, उसके पापा की, इस तरीके से पीछे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो मेल साइड में आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि सक्सेशन पैट्रिलिनियल है। कुछ फैमिलीज में हम जब डिसेंट ट्रेस करते हैं तो मदर के साइड से करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैट्रिलिनी। अब डॉटर्स का क्या रोल होता है? डॉटर्स के बारे में बताया जाता है कि इनके पास रिसोर्सेज का कोई क्लेम नहीं होगा, ये रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकती। इनको सही फैमिली में सही टाइम में मैरी कराने को एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी माना जाता था फादर की। तो इसको बोला गया है कि कन्यादान जो है या फिर गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी है फादर की। इसलिए कई बार विमेन को हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी ताकि उनको सही टाइम पे मैरी किया जा सके। अब यहाँ पे कुछ रूल्स भी निकल के आ जाते हैं। सबसे पहले तो एक्सोगमी की प्रैक्टिस को सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था।
एक्सोगामी क्या है? मतलब आपको अपने यूनिट से बाहर मैरिज करनी है, आपका कोई किन है, आपकी जो फैमिली है उससे बाहर आपको मैरी करना है। अभी हम आगे जाके गोत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सीन क्या है कि आपको अपने गोत्र में नहीं किसी और के गोत्र में शादी करनी है। ऐसे ही एंडोगमी यानी कि सेम यूनिट में शादी कर लेना। पॉलीगनी यानी कि एक लड़का है मल्टीपल वाइफ्स हैं। पॉलीएंड्री यानी कि एक लड़की है मल्टीपल हस्बैंड्स हैं। ये चारों आपको नाम पता होना चाहिए। अब 500 बीसी के बाद ब्राह्मण्स ने देखा कि सोसाइटी में भाई बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, अलग अलग थॉट्स इमर्ज हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ रूल्स को लिखना पड़ेगा। तो इसलिए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र लिखे गए। मनुस्मृति बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे धर्मशास्त्र का, जिसको 200 बीसी से लेकर 200 सी के बीच में कंपाइल किया गया था। इसमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में बताया जाता है, जिसमें 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज को अच्छा बोला जाता है, उसके बाद के जो 4 हैं उनको कंडेम किया जाता है। अब ऑफ कोर्स आप रैपिड रिवीजन देख रहे हैं, यहाँ पे मैं 4 को 8 को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी याद है तो साइड में एक बॉक्स था, उसमें 5th 6th और एक आध को एक्सप्लेन किया गया था। बेसिकली जो ब्राह्मण्स करते थे उनको तारीफ किया जाता था कि भाई ये बढ़िया है, जो ब्राह्मण्स के अलावा बाकी लोगों की जो प्रैक्टिसेस थी उनको कंडेम किया जाता था। 1000 बीसी के बाद ब्राह्मण्स ने क्या काम किया, लोगों को उनके गोत्र के बेसिस पे डिफाइन करना चालू किया कि आपका ये गोत्र है, आपका ये गोत्र, आपका ये गोत्र। किस बेसिस पे? बहुत पुराने जो ऋषि मुनि थे उनके नाम पे गोत्र बनाया गया और बोला गया कि ये सारे जो गोत्र के लोग हैं वो इनके डिसेंडेंट हैं, ये सारे जो लोग हैं वो इनके डिसेंडेंट हैं, इसलिए आपको खुद के गोत्र में शादी नहीं करनी है। 2 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जा सकते हैं। पहला रूल ये है कि विमेन जब शादी करेंगी तो अपने पापा का गोत्र गिव अप कर देंगी और अपने हस्बैंड का गोत्र को अडॉप्ट कर लेंगी। दूसरा रूल ये है कि सेम गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन रूल्स को कौन कहाँ मानता है? सतवाहनास ने इस रूल को नहीं माना। हमें देखने को मिलता है कि इनके वाइफ सिमिलर गोत्र को बिलोंग करती थी, यानी कि एंडोगमी को ये प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक एक्सेप्शनल केस आप लिख के आएंगे। एक्सेप्शनल केस इसलिए बेसिकली ब्राह्मण्स की बातों को ये लोग नहीं मान रहे थे। सिमिलरली हमें यह भी देखने को मिलता है कि इन्होंने सेम गोत्र में शादी करी, एंडोगमी, प्लस अपने फादर के गोत्र को गिव अप भी नहीं किया। प्लस ये लोग आइडेंटिफाई खुद करते थे खुद को मेट्रोनिमिक्स से, यानी कि पेट्रोनिमिक्स के ऑपोजिट मेट्रोनिमिक्स, अपने मदर के थ्रू अपने नेम को ये लोग पूरा फ्रेम कर रहे होते थे। आज की डेट में कई जगहों पे आपको देखने को मिलता है कि फादर का नेम अपने नेम के साथ अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें मेट्रोनिमिक्स का केस देखने को मिल जाता है। अगर अभी तक ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी और आपको पता है कि हमारी वीडियोस बेस्ट होती हैं, तो आप करेंगे इस वीडियो को लाइक और कॉमेंट में लिखेंगे बेस्ट वीडियो, ताकि यूट्यूब को पता चले यार कि हमारी वीडियो सच में अच्छी होती है। हमें यूट्यूब प्रमोट नहीं करता, आप इतनी सी हेल्प करेंगे हमारी हेल्प होगी। और है भी अच्छी वीडियो, लिख दो कमेंट में जाके बेस्ट वीडियो। और नहीं होगी तो नहीं लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे भाई, लिख दो यार, अच्छी बनाते हैं हम ना, प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्या टाइम पास कर रहा हूँ भाई मैं। ऑक्यूपेशंस की बात कर लेते हैं। ब्राह्मण्स ने सिर्फ शादी के रूल्स नहीं बनाए, ब्राह्मण ने हर चीज के रूल्स बनाए। उन्होंने बोला कि जो हमारे 4 वर्णा है, ये याद रखना ये टर्म, 4 कैटेगरीज उन्होंने बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया वर्णा। और 4-फोल्ड वर्णा सिस्टम में ब्राह्मण्स के लिए काम बताया गया कि हम स्टडी एंड टीच करेंगे वेद को, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे और करवाएंगे, गिफ्ट्स लेंगे और देंगे और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाएंगे। इसके अलावा क्षत्रियास को बोला गया कि आप वॉरफेयर में एंगेज करोगे, लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करोगे, जस्टिस प्रोवाइड करोगे, वेद को पढ़ोगे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाओगे और गिफ्ट्स वगैरह करोगे। वैश्यास को हमारे एनसीईआरटी में बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है कि जो लास्ट 3 फंक्शन है ये वैश्यास को भी असाइन किए गए थे। मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया है कि आप वेद स्टडी करेंगे, आप सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाएंगे, गिफ्ट्स वगैरह देंगे ब्राह्मण्स वगैरह लोगों को, एग्रीकल्चर करेंगे, पास्टरलिज्म करेंगे और ट्रेड करेंगे। और शूद्रा जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी थी हमारे वर्णा सिस्टम में, इनको सिर्फ एक काम दिया गया कि आप बाकी 4 लोगों, बाकी 3 कैटेगरीज को सर्व करेंगे। अब क्या वो स्ट्रेटेजीज थी जिनका यूज ब्राह्मण्स कर रहे थे इन सारी चीजों को सोसाइटी में इन्फोर्स कराने के लिए? काम इजी नहीं है कि आपने किसी को बोल दिया कि तुम्हारा कोई सोसाइटी में रोल नहीं है, तुम घटिया हो, तुम सर्व बस करोगे, और उसको इन्फोर्स भी कर दिया। ये लोग बहुत स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहे थे। सबसे पहली, ये लिखने को आएगा, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है इसका क्वेश्चन। ये लोग क्या करते थे, बोलते थे ये जो चीजें हम बता रहे हैं हम नहीं बता रहे हैं, तो स्वयं ब्रह्मा जी ने या फिर स्वयं देवता जी ने किसी ने बताया है, तो ये डिवाइन ओरिजिन की है। अगेन अनदर थिंग, ब्रह्मा जी मैंने बोल दिया था रेफरेंस के लिए, अब एक गॉड को नहीं लिख के जाना, ऐसा बोलना कि डिवाइन ओरिजिन की है, ठीक है। सेकंड थिंग, ब्राह्मण किंग्स को बोलते थे कि ये सारे रूल्स फॉलो करवाओ। किंग्स का तो रोल सोसाइटी में अच्छा है तो वो लोग मान भी लेते थे, तो किंग्स लोग भी ये करते थे कि सोसाइटी में नॉर्म्स को फॉलो करवाया करते थे। फिर जो ब्राह्मण्स लोग थे लोगों को परसुएट करते थे कि भाई देखो यार ऐसा ही है, डिवाइन और जो आपका बर्थ हुआ है उसी के बेसिस पे आपका स्टेटस
बनता है, मतलब आप जिसमें बर्थ हुए आपको उसी में रहना पड़ेगा। और लोग मान भी रहते थे इन लोगों की बातों में, क्योंकि कई बार ये लोग इन्फ्लुएंशियल होते थे, हाई क्लास होते थे, पैसे वाले होते थे, नॉलेजेबल होते थे, तो लोग इनकी बातों में आ जाते थे। और फोर्थ थिंग है कि रेनफोर्स बाय स्टोरीज, महाभारत का एग्जाम्पल दिया जाते थे, स्टोरीज में लोग लिखते थे, पुरानी स्टोरीज पढ़ाते थे कि देख लो भाई ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये स्टोरीज में भी लिखी गई हैं, आपको मानना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्राह्मण्स ने बोल दिया वही होगा। हमें देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे नॉन क्षत्रिय किंग्स इंडिया में बने हैं। बेसिकली जो भी लोगों को मोटिवेट कर पाता था, इन्फ्लुएंस कर पा रहा था, जिसके पास भी आर्मी होती थी, अरे भाई जिसके पास भी आर्मी होती थी वो पावर में आ जाता था। सबसे पहले मौर्याज, बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो बोलते हैं कि मौर्य क्षत्रिय थे, लेकिन हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि ये क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन ये रूलर तो थे। शुंगास जो कि मौर्यास के सक्सेसर डायनेस्टी थी, उसके बाद जो कन्वास डायनेस्टी आई, ये दोनों भी लोअर ओरिजिन को बिलोंग करते थे। शाकास, इनको तो मलिच्छ बोला गया था, मलिच्छ मतलब एकदम ही लो कैटेगरी के, जो लोग बाहर से ये लोग आए थे इसलिए इनको मलिच्छ या फिर बारबेरिक बोला जाता था, ब्राह्मण्स लोग इनको ये बोलते थे, लेकिन ये भी पावर में आए। रुद्रदमन जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल शाका रूलर हैं, इन्होंने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड करवाया। और इसके थ्रू हमें ये भी समझ में आता है कि भाई ये लोग अब सांस्कृतिक ट्रेडिशन में घुल मिल भी रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक बार ये लोग बन गए तो एकदम सांस्कृतिक ट्रेडिशन से अलग ही हो जाएंगे। सेम केस हमें देखने को मिलेगा सतवाहना डायनेस्टी का, गौतमीपुत्र श्री सतकानी, ये सतवाहना डायनेस्टी के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावरफुल रूलर्स थे। इन्होंने क्या किया, ये लो ओरिजिन को बिलोंग करते थे, इन्होंने बोला कि भाई हम एक ब्राह्मण हैं और हम एक डिस्ट्रॉयर हैं क्षत्रिय के प्राइड के। बेसिकली ये खुद को ब्राह्मण बता रहे थे, लेकिन ब्राह्मण बताने के बाद भी ये पावर में आ गए थे, रूलिंग एलिट बन गए थे, और अब क्षत्रिय की प्राइड को डिस्ट्रॉय करने की ये बातें कर रहे थे कि भाई मैंने सारे क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसे क्लेम्स कुछ लोग कर रहे होते थे, लेकिन एट द एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सोसाइटी में जो ब्राह्मण्स के जो रूल्स वगैरह थे उसको बहुत फोर्सफुली इन्फ्लुएंस करवाया, उसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाया। लेकिन इसके बाद इन्होंने खुद ने शादी एक लो ओरिजिन की विमेन के साथ कर ली। तो ऐसी चीज़ें हमें सोसाइटी में देखने को मिलती रहती हैं। अब एक चीज़ हो गई हमारा 4-फोल्ड वर्ना सिस्टम, दूसरी चीज़ आ गई हमारी जातियाँ। अब हर कैटेगरी को आप 4 सिस्टम में तो नहीं डाल दोगे कि सबको वर्ना में आपने डाल दिया। कुछ लोग ऐसे आ जाते थे कि भाई फॉरेस्ट में गए, वहां की एक कम्युनिटी मिल गई, गोल्ड स्मिथ्स की एक कम्युनिटी मिल गई, ब्लैक स्मिथ्स की एक कम्युनिटी मिल गई। तो ब्राह्मण्स क्या करते थे, इन लोगों को जातियों में डाल देते थे। और हमें कई बार देखने को मिल जाता है कि एक ऑक्यूपेशन करने वाले लोग जिनको एक जाति में डाल दिया गया है, वो खुद को ऑर्गेनाइज करने के लिए श्रेणी बना लेते हैं या फिर गिल्ड बना लेते हैं। ये टर्म्स याद रखना, ये हिस्ट्री में कई चैप्टर्स में आप यूज कर पाओगे, कई जगहों पर आप देखोगे कि इन कम्युनिटीज को हम गिल्ड्स या फिर श्रेणीज बुलाते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज को ब्राह्मण्स ने बोल दिया था कि भाई पल्यूटिंग नेचर की हैं, इम्प्योर हैं। ये एक्टिविटीज़ क्या थी, डेड बॉडीज़ के साथ डील करना, कॉर्प्स और एनिमल्स वगैरह की डेड बॉडीज़ के साथ डील करना, स्कैवेंजर्स का काम, साफ सफाई वगैरह करने का काम, ये सब। चंडालास वो लोग थे ये इम्प्योर काम को जो कर रहे थे सोसाइटी में। और चंडालास की ड्यूटी मनुस्मृति में बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सबसे पहले तो विलेज के बाहर रहना है, डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स का यूज़ करना है, और डेड बॉडीज़ के जो कपड़े हैं उनका इनको यूज़ करना है, और आयरन के ऑर्नामेंट्स इन लोगों को पहनना है। इनको नाइट के टाइम पे विलेज में, अर्बन एरियाज में एंटर करने की परमिशंस नहीं होती थी। इसके बाद फांसियाँ और ज़ुआनसांग ये चाइना से हमारे इंडिया आए थे एज पिलग्रिम्स, और इन्होंने बताया इन लोगों की हालात के बारे में। शियान ने बोला कि अनटचेबल जो थे उनको क्लैपर बजा के सोसाइटी में चलना होता था ताकि लोग क्लैपर सुन के इनको देखने से बच सके। तो ये सब चीज़ें इनके साथ की जाती थी। और जांग ने भाई ने बोला हमारे जो एग्जीक्यूशनर्स होते थे, जो एग्जीक्यूशन कराते थे, डेथ पनिशमेंट देने का काम करते थे, स्कैवेंजर्स जो साफ सफाई वगैरह कर रहे होते थे, इनके बारे में बताया कि इनको सिटी से बाहर रखा जाता था। अब अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। वैसे इस पूरी वीडियो की इतनी सी वीडियो सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक को आपको हल्के में नहीं लेना है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें डाले हुए हैं। हाँ, मनुस्मृति में क्लियर कर दिया गया था कि जो पैटर्नल स्टेट है वो सिर्फ इक्वली डिवाइड होगी सन्स के हाथों में, और जो एल्डेस्ट सन है उसको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्पेशल शेयर दिया जाएगा। किंग्स के केस में उसको थ्रोन दिया जाएगा। विमेन के लिए क्या बताया था, विमेन के लिए बताया गया था कि आपको रिसोर्सेज का तो कोई हाथ आपका नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो स्त्री धन मिलेगा, मतलब आपके शादी के टाइम पे जो गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे, भाई बहन, पति या फिर जो भी गिफ्ट्स देगा, वो सब आप रख सकती हैं, उस पर आपके पति का कोई हाथ नहीं होगा। और आप चाहें तो अपने बच्चों को वो गिफ्ट दे दीजिएगा, पति आपसे नहीं छीन पाएगा। लेकिन मनुस्मृति में यह भी बोल दिया गया था कि किसी भी विमेन को घर का जो रिसोर्सेस है उसको होल्ड करके नहीं रखना है, अनलेस आप
अपने पति परमेश्वर से परमिशन ले रही हैं, आप किसी भी चीज़ को होल्ड करके नहीं रखेंगे। एक स्नैपशॉट केस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, प्रभावती गुप्ता, ये लिख के आना इस चैप्टर में। साइंस वाले लिखते हैं ना कि भाई नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल में डायमंड लिख देते हैं इट इज़ अ हार्डेस्ट मेटल, और ग्रेफाइट लिख देते हैं इट इज़ अ कंडक्टर। आपको ये लिख के आना, इसको भूलना नहीं है। 10th याद आ गई। हैंडलिंग टेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, कई बार तो 8 मार्क का क्वेश्चन एंड के टॉपिक से बन जाता है। लैंग्वेज, ऑथर्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हमें संभल के देखनी पड़ती हैं किसी भी टेक्स्ट के बारे में। अगर हम बात करें महाभारत की, और हमने जब इसकी लैंग्वेज को स्टडी करना चालू किया तो हमें समझ में आया कि इसको लिखा तो संस्कृत में ही गया है, लेकिन वेद से अगर हम कंपेयर करें तो संस्कृत इसकी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, काफ़ी ज़्यादा सिंपलर है। प्लस अगर अपन बात करें इसके कंटेंट की तो हमें देखने को मिलता है कि 2 सेक्शंस में इसके कंटेंट को डिवाइड किया गया। आप ऐसी गधी वाली बातें ना किया करें, पहला लेटर कैपिटल में लिखा करें। एक है नरेटिव सेक्शन जिसमें हमें स्टोरीज वगैरह देखने को मिल जाती है महाभारत की। दूसरा है डायडेक्टिक सेक्शन जिसमें हमें देखने को मिलता है कि मोरल लेसन्स वगैरह दिए गए हैं, टीचिंग्स वगैरह दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसके ऑथर्स की और डेट्स की, टाइम पीरियड्स की, तो हमें देखने को मिलता है कि इनिशियली एमसीक्यू बन सकता है कि सबसे पहले इस महाभारत की स्टोरी को कंपोज किया था चैरिटियर बार्ड्स, जिनको हम सुतास बुलाते हैं, इन लोगों ने। ये कौन होते थे? वो चैरिटियर बार्ड्स जो कि रथ यात्री की तरह साथी बन के वो क्षत्रिय के साथ वॉर्स वगैरह में जाते थे। तो बोला जाता है ये लोग पोएट्री के फॉर्म में, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में इन स्टोरीज को सुनाया करते थे। फिर 5th सेंचुरी BC के बाद ब्राह्मण्स ने अलग अलग जगहों पे इनको एज टेक्स्ट लिखना चालू किया। 200 और 400 CE के बीच में हमें देखने को मिलता है कि डायडेक्टिक सेक्शंस बहुत सारे इस महाभारत में ऐड किए गए थे, और हमारा जो टेक्स्ट था जो इनिशियली 10,000 कुछ वर्सेस का था, इन डायडेक्टिक टेक्स्ट के एडिशन के बाद 100,000 यानी कि 1,00,000 वर्स का हो गया। और ये बोला जाता है कि सेज व्यास, ऋषि मुनि एक व्यास थे जिनको एट्रीब्यूट किया जाता है इन एडिशंस का। तो ये सारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs भी बनेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी बनेंगे। अच्छे से सुनना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो एक और बार सुन लो। क्यों नहीं सुना भाई, क्या कर रहे हो जो सुना नहीं अच्छे से? पीछे कोई नहीं जाएगा, आगे ही बढ़ोगे तुम लोग। हाँ, बीबी लाल, इसका भी एक क्वेश्चन आ जाता है। बीबी लाल ने हमारे हस्तिनापुर मेरठ में 1951-52 में एक्सकेवेशंस का काम किया, और इन्होंने बताया कि 5 ऑक्यूपेशंस लेवल्स यानी कि 5 लेवल्स देखने को मिल रहे हैं जहां पे अलग अलग टाइम पे लोग रहा करते थे, जिसके 2 फेजेस के बारे में हमारे NCERT में डिस्क्रिप्शन है, सेकंड फेज और थर्ड फेज। सेकंड फेज 12th से 7th सेंचुरी BC का। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हाउस की प्लानिंग वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मड और मड ब्रिक के वॉल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, प्लास्टर वगैरह यहाँ पे किया जा रहा था। रीड मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं, मतलब घास पत्ती लगा के घर वगैरह बनाए जा रहे थे। इसके अलावा थर्ड फेज में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमें अर्बनाइज नेचर देखने को मिल जाता है, 6th और 3rd सेंचुरी BC के बीच का। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे भी मड ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया गया है हाउस कंस्ट्रक्शन में। हमें शोकेस डार्स और ड्रेन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो क्लियरली यहाँ पे ड्रेनेज पे भी अब काम किया जा रहा था। टेराकोटा रिंग वेल्स का ये लोग यूज़ कर रहे थे वेल्स बनाने के लिए या वैसे ड्रेनेज पिट्स बनाने के लिए। बेसिकली थोड़ा सा हमें अपलिफ्टमेंट सोसाइटी का देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे वैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर अपन महाभारत के डिस्क्रिप्शन से कंपेयर करें तो महाभारत में तो ऐसे बता दिया गया है कि भाई चांद के महल होंगे, लेकिन एक्चुअल में हमें उतना नहीं देखने को मिलता। तो क्या महाभारत में थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बताया गया है या फिर सही बताया गया है, क्या किया गया है? महाभारत सही में हुई भी थी कि क्या क्या हुआ था? हमें स्पेकुलेशंस हैं, हमें गैसेस करने पड़ते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं। बाकी आप लड़ो, कमेंट में कर सकते हो, आपको लड़ाई करनी है कि महाभारत हमारी इतिहास है या फिर मजाक है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। द्रौपदी का जो मैरिज का केस है ये इंटरेस्टिंग है। द्रौपदी का जो मैरिज का सीन था कि भाई इसकी 5 शादियां हो गई हैं बंदी की, पॉलीएंड्री, तो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो जब इसको देखते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि भाई महाभारत के टेक्स्ट में बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। तो मे बी पॉलीएंड्री उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन हो गई थी तो इसको एक्सप्लेन करा जा रहा है, जस्टिफाई किया जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हिमालय रीजन में प्रेवलेंट थी, हो सकता है उस टाइम पे प्रेवलेंट हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वुमेन की शॉर्टेज हो गई हो वॉर के कारण। तो ये कुछ रीजन्स हैं हमारे हिस्टोरियंस जो इस पॉलीएंडस सिनेरियो के बारे में बता रहे होते हैं। डायनेमिक टेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बन जाता है कई बार। आपको पता होना चाहिए कि महाभारत एक काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक टेक्स्ट है। इसमें हमें अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्जन्स देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजनल वेरिएशंस वाले वर्जन देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग स्टोरीज इसमें हमें देखने को मिल जाती हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस स्टोरीज को बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस भी किया जाता है। आपने देखे ही होंगे बहुत सारे स्कल्पचर्स, बहुत सारे पेंटिंग्स हमें इसके देखने को मिलते हैं, प्लेज होते हैं, डांस होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से इसको नरेट किया जाता है, पोएट्रियाँ सुनाई जाती हैं जो हमारी रील्स पे आती हैं। तो ये
ट्रूली एक डायनेमिक टेक्स्ट है। इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं वो तो कर चुके हैं आप, शेयर करें। अब आप शेयर करें, नहीं भी अच्छी लगी तो भाई क्यों नहीं अच्छी लगी, शेयर तो करेंगे ही आप, और सब्सक्राइब भी आप करेंगे ही। इसी के बाद हम लेते हैं विदाई, हम मिलेंगे आपसे किसी और दिन। बाय बाय, साइनिंग ऑफ। और उस दिन तक अगर ये कट जाए, कट सकता है ये, बाय। इसने मुझे डिस्टर्ब, ये इतने आगे आ गया है भाई, पीछे हुआ करता था।